लिहाज से तल्ख लहजे तक का सफ़र। सविता की शादी को 15 साल हो चुके थे। 15 साल पहले जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो घर में उसे बहू का दर्जा सिर्फ नाम का मिला था। असल में एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी को बहू बनाने के पीछे का जो असली कारण था वह यह था कि जो ससुराल की संपूर्ण गृहस्थी का बोझ बिना मुंह खोले ढो सके, यानी कि मुंह बंद करके रखने वाली। अमरेंद्र परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के कारण दुनिया भर की जिम्मेदारियों से लदे हुए थे। सविता ने आकर आधा बोझ अपने कंधे पर ले लिया, या फिर यह समझिए कि उसके कंधे पर रख दिया गया। सासू माँ की तीखी आवाज़ से पल भर के लिए उसकी सांसें रुक जाया करती थी, क्योंकि बात तो उससे शुरू होती थी लेकिन फिर उसके पूरे खानदान पर सासू माँ बोलने लगती थी, जिसकी पूर्ति उसके आंसुओं से होती थी। अमरेंद्र के परिवार में 2 ननद और 1 देवर थे। जब सविता इस घर में शादी करके आई तो एक ननद की शादी हो चुकी थी। छोटी ननद बहुत तीखी मिर्च थी। देवर और ननद छोटे होने के बावजूद उसके बड़े थे, क्योंकि उसकी सासू माँ का कहना था कि ससुराल में सबका सम्मान किया करो। जब भी सविता की सास उसके सम्मान की बात किया करती तो सविता मन ही मन सोचती कि मेरे सम्मान का क्या मुझे मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए जिस प्रकार सभी को सम्मान मिलता है। वक्त बीतता गया। सविता 2 बच्चों की माँ भी बन गई। एक बेटा और एक बेटी हुए। सासू माँ कहती है चलो अच्छा हुआ एक बेटा और बेटी हो गए, नहीं तो अगर 2 लड़कियां हो जाती तो फिर लड़के की राह देखने के लिए तीसरे का भी इंतजार करना पड़ता। अमरेंद्र सिर्फ रात को अपने हिसाब से प्यार के 2 मीठी बातें बोलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी किया करते थे, नहीं तो उन्हें घर गृहस्थी से कोई मतलब ही नहीं था कि घर में क्या चल रहा है। उसकी दुबली पतली काया होने की वजह से वह कभी बीमार नहीं पड़ती थी। कभी बीमार होती भी तो घर में रखी दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाती थी। बच्चे कहते हमारी अम्मा बहुत स्ट्रांग है। वह उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती। समय के साथ उसकी छोटी नंद और देवर का भी ब्याह हो गया। देवर मुंबई चला गया, साथ में अपनी पत्नी को भी मुंबई ले गया। देवरानी एक तरफ से आई और दूसरी तरफ से चली भी गई। सबकी दुनिया बदल चुकी थी, बस एक वही थी जिसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सका था। देवर देवरानी तीज त्योहार पर घर आते तो सास कहती कि वो तो मेहमान हैं, बच्चे 4 दिनों के लिए आए हैं, घूमने फिरने दो। सविता ऐसे माहौल में ढल चुकी थी जहां बस दूसरों के लिए जीना उसकी आदत हो चुकी थी। एक दिन फुर्सत से शीशे के आगे खड़े होकर खुद को गौर से निहारने लगी तो देखा चेहरा रूखा, बेरौनक, बाल कुछ सफेद होने लगे थे। वह अपने आप से पूछने लगी, सविता क्या ये तुम ही हो? तुम तो ऐसी कभी नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने सूखे हुए होठों पर जीभ फेरते हुए एक गहरी सांस ली और फिर से घर समेटना शुरू कर दिया। कुछ दिनों से उसके कमर के निचले हिस्से में दर्द रहने लगा था और हाथ पैर भी दुखने लगे थे। एक दिन जब दर्द की पीड़ा असहनीय हो उठी तो उसने कराहते हुए अपनी सास से बात की, माँ जी पता नहीं कुछ दिनों से हाथ पैर में दर्द हो रहा है। यह सुनते ही उसकी सास तुनक कर बोली, ये सब तुम्हारे काम न करने के बहाने हैं, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अगले दिन उसे बहुत तेज बुखार हो गया जो घर में रखी दवाइयों से नहीं उतर सका। फिर भी उसी हालत में वो काम करती रही। रात को जब सविता बेडरूम में आई तो उसका शरीर बहुत कांप रहा था, परंतु वह सो गई। अगली सुबह सविता के न उठने पर अमरेंद्र उसे उठाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं उठती है तो पता चलता है कि सविता बेहोश है। उसका पूरा शरीर बुखार में तप रहा है। अमरेंद्र जल्दी से सविता को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर से प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8,000 का टेस्ट करवाना पड़ा। सविता को कई तरह का इन्फेक्शन हो गया था। शरीर में खून, पानी और विटामिन की कमी हो गई थी। इस हादसे से झल्लाते हुए अमरेंद्र कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है? अगर पहले बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। सासू माँ का मुंह चढ़ा हुआ था। सविता खामोश थी। उसे लग रहा था यह सब उसकी ही गलती की वजह से हुआ है। 5 दिनों बाद सविता को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। जब वह घर आती है तो देखती है कि सासू माँ ने उसकी अनुपस्थिति में काम वाली को रख लिया है, सुविधा के देखते हुए। सासू माँ मुंह बनाते हुए कहती है, पता नहीं तुम्हारी वजह से अब और कितना खर्चा होगा। यह सुनते ही सविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों से वह देख रही थी कि जब से वह अस्पताल से आई है तो अमरेंद्र उससे कुछ उखड़े रहते हैं। कुछ पूछने पर ठीक से जवाब भी नहीं देते हैं, ठीक से बात भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर जब वह पुरानी बातों के बारे में सोचती है तो उसे याद आता है कि पहले भी कहाँ वह ठीक से बातें करते थे मुझसे जो अब करेंगे। इसलिए वह इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। एक सुबह जब वह छत की सीढ़ियों से उतर रही होती है तो अमरेंद्र ध्यान से उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हारे पैरों में कुछ परेशानी है क्या? सविता कहती है, हाँ घुटनों में थोड़ा दर्द है। अमरेंद्र कहते हैं, तुम्हारा भाई भी तो लंगड़ा कर चलता है।
अमरेंद्र ने तल्ख लहजे में कहा था। अमरेंद्र की इस बात से सविता हैरान हो गई। उसका मन कसैला हो गया। 15 साल से उसने अपना मुंह बंद करके रखा था, सिर्फ वह दूसरों की इच्छा अनुसार ही चल रही थी। लेकिन अमरेंद्र की इस बात ने उसे झिंझोड़ कर रख दिया था। वह अमरेंद्र के थोड़ा पास आते हुए कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है? सविता की बातें सुनकर अमरेंद्र भी हैरान रह गया। जो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती थी, वह आज ऊंची आवाज में मुझसे कैसे बात कर रही है? सविता की आवाज़ सुनकर उसकी सास भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, इसमें मेरे बेटे ने गलती क्या कहा है? खोट तो तुम्हारे खानदान में ही है। हमें ही सोच समझकर शादी करनी चाहिए थी। यह सुनते ही सविता के सब्र का बांध टूट गया। वह चिल्ला पड़ी, जब देखो बात बात पर आप मेरे मायके वालों को बीच में घसीट लाती है। आखिर क्यों? बस इसलिए ना कि मैं आपकी बातों का जवाब नहीं देती हूँ। लेकिन अब मुझसे यह नहीं हो पाएगा। आज तक मैं बस आपके मान सम्मान के लिए चुप रही थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अगर मैंने आज नहीं बोला तो मैं फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। अमरेंद्र कहते हैं, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? सविता कहती है, आप तो चुप ही रहिए। अभी आपने मेरा लहजा देखा ही कहाँ है? अब तक हमारे बीच में सम्मान, इज्जत और लिहाज था, लेकिन अब सिर्फ तल्ख लहजा ही होगा। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी। आप लोगों ने आज तक मेरे साथ प्यार के 2 शब्द भी नहीं बोले हैं, ना ही कभी मेरे सुख दुख के बारे में कभी पूछा। आप लोगों ने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। मैंने हमेशा से आपकी सुख सुविधाओं के बारे में ख्याल रखा है, लेकिन बदले में मुझे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। आज जब मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, मैं बीमार हो गई हूँ, तो आप लोगों के तेवर ही बदल गए हैं। इतने दिनों से आपने एक जीती जागती औरत को मशीन बनाए रखा था। मेरी भावनाओं का क्या मेरी कुछ भावनाएं नहीं हैं? लेकिन आप लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आज इस मशीन में जरा सी खराबी आ गई तो आपके थोड़े पैसे खर्च हो गए, तो आपको मैं चुभने लगी। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। शायद आप लोगों की नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन अब मैं अपना मान सम्मान गिरने नहीं दूंगी। मैं जिस दिन नहीं रहूंगी तब आपको मेरी अहमियत का पता चलेगा। हो सकता है मेरे जाने के बाद मेरी जगह कोई और भी ले ले, लेकिन जितना मैंने कुछ किया है आप लोगों के लिए शायद ही ऐसा कोई कर सके। लेकिन आज पहली बार मुझे समझ आ गया है, मैं अब अपना मान सम्मान और नहीं गिरने दूंगी। मेरी कीमत सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। अस्पताल से आने के बाद मैं आप लोगों का रवैया कितना बदल गया है, सिर्फ मेरे एक बार बीमार पड़ने की वजह से। आप लोगों के लिए जितना ही किया जाए उतना ही कम है। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर लूँ, लेकिन आप लोगों की नज़र में मेरी इज्जत कभी नहीं बन पाएगी। जब आप लोगों को ही मेरी परवाह नहीं, तो मैं क्यों आप लोगों के लिए मरती रहूं? यह मेरी ज़िंदगी है और इस पर सबसे पहला हक मेरा है। सविता की बात उसका पति अमरेंद्र और सास बड़ी हैरानी से घूर घूर कर सुन रहे थे। और हाँ पतिदेव, अभी मेरे शरीर को आराम की ज़रूरत है, इसलिए आपने जो काम वाली बाई लगाई है उसे परमानेंट कर दीजिए। मुझसे अब घर के सारे काम नहीं हो पाएंगे। आज सविता के लिहाज से तल्ख लहजे तक का सफ़र तय कर लिया था। जब हम खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं तो लोग हमें कायर समझने लगते हैं और हमें दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।